दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई अकबर और बीरबल से भी ज्यादा मजेदार कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी दोस्तों काशी यात्रा से वापसी कर गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। हस्बे मामूल के मुताबिक पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाखी ने बात छेड़ी। पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूं। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर। फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज इस नगर में मैंने एक स्थान पर कुछ लोगों को खड़े देखा तो उत्सुकतावश मैं भी यह देखने पहुंच गया कि ये लोग गोलदायरा सा बनाए क्या कर रहे हैं। मैं भीड़ के मध्य पहुंचा और आगे को दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि एक आदमी जमीन के अंदर सिर तक गड़ा है। उसका सारा शरीर तो भूमि में दबा हुआ था, मात्र उसका सिर ही जमीन से बाहर था। वहीं एक बड़ी सी जूती पड़ी थी। लोग बारी बारी से उस व्यक्ति के नंगे सिर पर जूती मारते और आगे बढ़ जाते थे। यह देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं मन में यह विचार करता हुआ लौट आया कि इसका रहस्य पटेल जी से ही पूछूंगा। अब आप मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताएंगे तो मेरी जिज्ञासा शांत होगी। बुलाखी, तेरी जिज्ञासा मैं अवश्य शांत करूंगा, लेकिन तुम कहानी के बीच बीच में हुकारा जरूर देते रहना ताकि मुझे लगे कि तू ध्यान और दिलचस्पी से सारी कहानी सुन रहा है, पटेल ने कहा। मैं ऐसा ही करूंगा पटेल जी, बुलाखी ने कहा। अब आप अपनी कहानी आरंभ तो कीजिए। तो सुन बुलाखी, यहां से बहुत दूर चंपावती नाम का एक नगर है। उस नगर पर राजा चंद्रदत्त का अधिकार था। चंद्रदत्त के पिता की कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई थी। जब चंद्रदत्त राजगद्दी पर बैठा तो वह प्रजा के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं सोचने लगा। लेकिन कहावत है कि मेरे मन कछु और है, साईं के मन कछु और। राजा जब तक प्रजा के हित में उन योजनाओं को अमली जामा पहनाता, नगर में एक महामारी फूट पड़ी। उस महामारी से सैकड़ों लोग नित्य ही कालकवलित होने लगे। हालत ऐसी हो गई कि जब घर वाले घर के मृत व्यक्ति को श्मशान में दाह कर वापस लौटते तो उन्हें घर में दूसरी लाश तैयार मिलती। यह स्थिति देखकर नगरवासी घर-बार छोड़कर दूसरे राज्यों में भागने लगे। पूरे राजमहल में सिर्फ राजा ही अकेला रह गया। तब उसने सोचा था कि मैं अकेला ही यहाँ रहकर क्या करूँगा? प्रजा ही नहीं रही तो राजा कैसा? एक दिन वह भी कुछ धन अपने साथ लेकर वह नगर छोड़ आया। वह एक सामान्य नागरिक की तरह कई राज्यों में घूमता रहा, फिर इस नगर में आ गया। इतने दिन तक दूसरे राज्यों में घूमते रहने के कारण जो धन वह अपने साथ लाया था, सब खर्च हो गया। अब उसे चिंता हुई जीविका कमाने की। राजा चंद्रदत्त खूब हृष्ट-पुष्ट नौजवान था। अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण था। जब वह यहाँ के राजदरबार में नौकरी पाने की इच्छा से राजा के सम्मुख पेश हुआ तो राजा ने पहली ही नजर में उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा की पहचान कर ली और उसे अपने अंगरक्षक की नौकरी दे दी। तब से चंद्रदत्त रात दिन अपने स्वामी की सुरक्षा का ध्यान रखने लगा। बुलाखी,
एक दिन जब चंद्रदत्त रात के समय राजा के महल में पहरा दे रहा था तो उसने महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। वह स्त्री बड़े करुण स्वर में विलाप कर रही थी। उसका वेदना से भरा स्वर सुनकर चंद्रदत्त से रहा नहीं गया। उसने अपने स्थान पर एक अन्य प्रहरी को खड़ा किया और महल से बाहर निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ आगे चलकर उसने देखा कि सरोवर के किनारे एक बेहद रूपवान स्त्री बैठी विलाप कर रही है। चंद्रदत्त ने निकट पहुंचकर उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और रात्रि के इस प्रहर में यहाँ निर्जन स्थान में बैठी रो क्यों रही हो? स्त्री बोली, हे युवक, मैं इस राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी हूँ। अब तक मैं यहाँ सम्मान के साथ रह रही थी, लेकिन मेरे सम्मान के ये दिन अब समाप्त होने ही वाले हैं। अरे ये क्या कह रही हो देवी? चंद्रदत्त ने आश्चर्य से पूछा, क्या इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है या फिर राजा की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना का ह्रास होने लगा है? इन दोनों ही बातों में कोई बात सच नहीं है, युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी ने कहा। न तो इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है और न यहाँ के राजा ने मेरे सम्मान में कोई उपेक्षा दिखाई है। बात कुछ और ही है। मैं अपने लिए नहीं, यहाँ के राजा के जीवन के लिए चिंतित होकर रो रही हूँ। अब से 8वें दिन यहाँ के राजा पर घोर संकट आएगा। उस संकट में या तो उसके प्राण चले जाएंगे या फिर शेष जीवन उसे कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। उसी आशंका को जानकर मेरी रुलाई फूटी पड़ रही है। आगाम स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रही हूँ। यह सुनकर चंद्रदत्त ने पूछा, हे देवी, मैं इस राजा का एक छोटा सा सेवक हूँ। राजा ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है। यदि मेरे होते हुए राजा का जीवन किसी खतरे में पड़ता है तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सतर्क रहकर हर क्षण अपने स्वामी की रक्षा कर सकूं। हे युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी बोली, कभी कभी सतर्कता बरतने से बड़ा संकट भी टल जाया करता है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि आगामी 8 दिनों तक तुम बेहद सतर्क और चौकन्ने रहकर राजा की निगरानी करो। हो सकता है तब वह विपत्ति स्वयं ही किनारा कर ले। मैं ऐसा ही करूंगा देवी। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कहकर चंद्रदत्त ने झुककर ऐश्वर्य लक्ष्मी के पैर छूने चाहे, पर वह उसी क्षण अंतर्धान हो गई। बुलाखी। चंद्रदत्त ने वापस लौटकर जब राजा को यह बात बताई तो वह भी आशंकित हो गया। उसने अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और सैनिकों के कठोर पहरे में बाहर आने जाने लगा। 7 दिन तक कोई घटना नहीं घटी, लेकिन 8वें दिन एक घटना का सूत्रपात हो गया। रात्रि के समय जब चंद्रदत्त महल की छत पर खड़ा होकर चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था, तब उस सरोवर के निकट जहां वह ऐश्वर्य लक्ष्मी से मिला था, रात्रि के अंधकार में उसे कुछ जुगनू से उड़ते प्रतीत हुए। उसने गौर से निरीक्षण किया तो देखा कि वह जुगनू नहीं, मशालों की रोशनी थी, जिन्हें किसी तरह इस प्रकार ढक दिया गया था ताकि उनका प्रकाश चारों ओर न फैलकर एक ही दिशा में इंगित रहे। जुगनू की चमक तो जलती बुझती रहती है, लेकिन दिखाई देने वाली चमक स्थिर थी। उन रोशनियों को देखकर चंद्रदत्त के मन में एक ही विचार उभरा, खतरा। तब वह तलवार लिए छत से उतरकर उसी दिशा में दौड़ गया। वहां पहुंचकर वह एक स्थान पर छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद कमर में हथियार बांधे लगभग 20 नकाबपोशों का दल वहां पहुंचा। वहां उन्होंने एक जगह से कूड़े का एक बड़ा सा ढेर हटाया। ढेर हटा तो वहां एक सुरंग का मुहाना दिखाई देने लगा। तब वह नकाबपोश एक एक करके उस सुरंग में उतरते चले गए।
जब वह नकाबपोश सुरंग में कुछ आगे बढ़ गए तो चंद्रदत्त भी पीछे से सुरंग में उतर गया और दूर रहकर मशालों की मध्यम रोशनी में रास्ता तलाशता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बुलाखीराम। उस सुरंग का मुख सीधे राजा के कक्ष में ही खुलता था। स्वयं राजा को भी इस सुरंग के विषय में कुछ पता नहीं था, किंतु उसके शत्रु न जाने कैसे उस सुरंग के विषय में जान गए थे। बहरहाल 20 नकाबपोश सुरंग के दरवाजे पर पहुंचे। वहां उन्होंने कोई पत्थर हटाकर सुरंग का द्वार खोला और एक एक करके राजा के कक्ष में पहुंच गए। उनके पीछे पीछे चंद्रदत्त भी सुरंग के मुख के पास पहुंच गया, किंतु उसने राजा के कक्ष में घुसने का कोई प्रयास नहीं किया, अपितु उसी स्थान पर उन नकाबपोशों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। नकाबपोशों ने बड़ी आसानी से राजा को काबू में कर लिया। राजा गहरी नींद में था। सोते में ही राजा को दबोचकर नकाबपोशों ने उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह चिल्ला न सके। बाहर पहरे पर नियुक्त किसी भी प्रहरी को इस घटना की भनक तक न मिली। नकाबपोश जैसे आए थे उसी तरह एक एक करके सुरंग में उतरने लगे। बस यही मौका था चंद्रदत्त को पराक्रम दिखाने का। जैसे पहला नकाबपोश पेट के बल रेंगता हुआ गुफा में दाखिल हुआ, चंद्रदत्त ने खट से उसका सिर काटकर आगे की ओर फेंक दिया। उसका धड़ खींचकर उसने दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह उसने 19 नकाबपोश काट डाले। अब अंतिम नकाबपोश की बारी आई। एक साथ 2 आदमी गुफा में जा नहीं सकते थे, इसलिए उस नकाबपोश ने पहले बंधन में बंधे राजा को आगे खिसकाया। फिर वह स्वयं भी सुरंग में पेट के बल दाखिल होने लगा। चंद्रदत्त ने राजा को अंदर खींचकर उसे एक किनारे बैठाया और फिर तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसने अंतिम आदमी पर अपनी तलवार न उठाई वरन बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया। उसने राजा के बंधन खोलकर उसी रस्सी से नकाबपोश को जकड़ दिया। फिर पहले उसने राजा को अपने कक्ष में भेजा और बाद में उस नकाबपोश को लाश की तरह घसीटता हुआ अंदर ले आया। अंदर लाकर जब उस नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाई गई तो उसका चेहरा देखकर दोनों की ही आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। जानते हो बुलाखी, वह नकाबपोश कौन था? वह नकाबपोश था राजा का रक्षा मंत्री। राजा उस मंत्री पर अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा भरोसा करता था। राजा ने तब उसके अपराध के लिए दंड नियत कर दिया। उसने आदेश प्रसारित कराया कि इस विश्वासघाती मंत्री को जमीन में गाड़ दिया जाए, सिर्फ इसका सिर जमीन से बाहर रहे और जो भी व्यक्ति उस मंत्री के पास से गुजरे वह एक जूती उस एहसान फरामोश के सिर में जरूर मारे। सोहे बुलाखी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह उसी समय का है। नगरवासी अपने राजा की आज्ञा के अनुसार उस नमकहराम मंत्री के पास जाते हैं और एक जूती उसके सिर में मारकर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी समाप्त कर पटेल ने बुलाखी से पूछा, बुलाखीराम, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। निद्रा देवी उन पर हावी हो गई थी। दोस्तों, यह वीडियो अपने को जरूर शेयर करें। दोस्तों, प्रतापगढ़ नामक नगर में बुलाखीराम ने जो दृश्य देखा उसका सारा अहवाल वर्णन पटेल जी से कह सुनाया। उसने पटेल को बताया, पटेल जी, आज शाम जब मैं सामान लेकर आपके पास वापस लौट रहा था तो मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा। मैंने देखा कि 2 राजपुरुष एक सुंदर स्त्री की दोनों बाहें पकड़े उसे अपनी अपनी तरफ को खींच रहे थे। यह देखकर मैं उनके निकट पहुंचा, तभी अचानक वह स्त्री गायब हो गई और मैं आश्चर्यचकित होता हुआ आपके पास लौट आया। ठीक है,
बोले पटेल, अभी अपनी उत्सुकता थोड़ी शांत रख। रात को सोने से पहले ही तुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी तो भोजनादि की व्यवस्था कर। घोड़ों को दाना पानी खिला, कहकर पटेल शौच निवृत्ति के लिए चले गए। रात को जब दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तो पटेल ने कहा, बुलाखीराम, यहां से कुछ 100 कोस दूर विरमगढ़ नाम का एक नगर है। इस नगर में चक्रधर नाम का एक राजा राज करता था। चक्रधर आयु में पूर्ण रूप से युवा था। अभी उसने विवाह भी नहीं किया था। वह सही अर्थों में अच्छे आचरण वाला एक प्रजापालक राजा था। प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। राजा चक्रधर का एक मंत्री बहुत दुष्ट था। वह राजा के सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करता था। उसने गुप्त रूप से पड़ोसी देश के राजा के साथ संपर्क बनाया हुआ था। पड़ोसी देश के राजा ने उससे वादा किया हुआ था कि यदि वह विरमगढ़ नगर पर उसका अधिकार करा दे तो वह उसे बहुत सा धन और भूमि उपहार में देगा और उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना देगा। इसी लालच के कारण वह दुष्ट मंत्री राजा चक्रधर के राज्य की गुप्त सूचनाएं उसे चोरी छिपे पहुंचाता रहता था। उन सूचनाओं के आधार पर एक दिन उस पड़ोसी राजा ने राजा चक्रधर के नगर विरमगढ़ पर धावा बोल दिया और इससे पहले कि राजा चक्रधर की सेना सावधान होती, उसी मंत्री की सहायता से पड़ोसी राज्य की सेना ने नगर पर अधिकार कर लिया। तब राजा के सैनिक जी जान से राजा के महल की रक्षा करने में जुट गए। राजा चक्रधर स्वयं हथियार लेकर शत्रु से जूझने निकला, लेकिन तभी उसके घायल वफादार सैनिक उसका रास्ता रोककर उससे कहा, राजन, बाहर मत जाइए। नगर पर शत्रु का अधिकार हो चुका है और अब दुश्मन के सैनिक टिड्डी दल की तरह महल पर अधिकार करने के लिए इधर ही बढ़े चले आ रहे हैं। स्थिति बहुत ही विषम हो चली है। ऐसे में आप किसी तरह बचकर यहां से चले जाइए। लेकिन सैनिक राजा बोला, बचकर जाऊं भी तो कैसे? महल से बाहर जाने का तो एकमात्र द्वार यही है। नहीं राजन, महल से बाहर जाने का एक गुप्त द्वार भी है, सैनिक ने कहा, और मैं उस मार्ग को जानता हूं। वह गुप्त द्वार एक सुरंग का है, जिसका सिरा यहां से 2 कोस दूर जंगल में निकलता है। मैं आपको उस गुप्त द्वार को दिखाई देता हूं। आप उसी द्वार से बाहर चले जाइए। ऐसा कहकर वह सैनिक उसे एक कक्ष में ले गया और उस कक्ष में बना एक गुप्त द्वार उसे दिखा दिया। राजा जब उस गुप्त रास्ते के जरिए सुरंग में प्रवेश कर गया तो पीछे से उस सैनिक ने बड़ी सावधानी के साथ उस गुप्त द्वार का मुख बंद कर दिया। तभी महल के दरवाजे पर मारो काटो का शोर उठने लगा। सैनिक तलवार उठाए शत्रु से जूझने के लिए मुख्य द्वार की ओर लपका, लेकिन वह अधिक दूर न जा पाया। उसके शरीर से इतना रक्त निकल चुका था कि उसमें आगे बढ़ने की शक्ति शेष न रही। वह लड़खड़ाया और भूमि पर गिर पड़ा। तभी बाहर शत्रु भारी संख्या में आ पहुंचे और कुछ देर के संघर्ष के बाद महल पर शत्रु सेना का अधिकार हो गया। उधर सुरंग के रास्ते से राजा चक्रधर निरंतर आगे बढ़ता गया। सुरंग में अंधकार था। अंधेरे में उसने कई जगह ठोकरें खाई, कई स्थानों पर गिरा, कई जगह उसके सिर से पत्थर टकराए, लेकिन किसी तरह वह सुरंग के मुहाने पर पहुंच गया। वह बाहर निकला तो स्वयं को एक जंगल में पाया। घनघोर जंगल, हिंसक पशुओं का भय, राजा प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई कि शायद कहीं जल का कोई स्रोत मिल जाए, लेकिन न तो उसे कोई सरोवर दिखाई दिया और न कोई नदी। तब वह जल की खोज में आगे चल दिया। जंगल निरंतर घना होता जा रहा था। काफी दूर चलने के बाद अंततः वह एक छोटे से चौरस मैदान में जा पहुंचा।
उस मैदान में एक अत्यंत खूबसूरत 2 मंजिला मकान उसे बना हुआ दिखाई दिया। उस मकान को देखकर राजा की हैरत बढ़ गई। कौन रहता है इस मकान में? किसने इस बियाबान जंगल में बनवाया यह खूबसूरत मकान? कहीं यह मकान किसी शत्रु का तो नहीं? आदि प्रश्न उसके मन को मथने लगे। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा विचार कर राजा उस मकान की ओर बढ़ गया। वह मकान के दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाई, कोई है, लेकिन कोई उत्तर उसे न मिला। उसने 2-3 बार आवाजें लगाई, लेकिन जब कोई उत्तर न मिला तो वह मकान का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मकान बाहर से जितना सुंदर नजर आता था, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। कमरे में एक पलंग बिछा हुआ था। थका हारा राजा उस पर बैठ गया। फिर वह उठा और सीढ़ियां चढ़कर दूसरे खंड पर पहुंच गया। वहां भी एक भव्य कक्ष बना हुआ था, जिसमें आवश्यकता की सारी चीजें रखी हुई थीं। राजा ने पहले तो पानी पीकर अपनी तृष्णा शांत की, फिर नीचे उतरकर उसी पलंग पर आकर लेट गया। वह बेहद थकान महसूस कर रहा था। आठ एक बार लेटा तो फिर उठा नहीं। उसे निद्रा रानी ने अपनी गोद में समेट लिया। राजा न जाने कितनी देर तक सोता रहा। आंख खुली तो देखा कि सारा कमरा एक स्वर्णिम आभा से दमक रहा है। वह रोशनी किसी दीपक की नहीं, वरन उन खंभों से निकल रही थी, जिनके ऊपर मकान का ऊपरी कक्ष टिका हुआ था। राजा उसे देखकर अभी आश्चर्य कर ही रहा था कि तभी घुंघरुओं की आवाज बस उठी और देखते ही देखते उसके बिस्तर के पास एक बेहद सुंदर रूपसी प्रकट हो गई। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में आ फंसा। यह तो कोई मायामहल है, और यह सुंदरी या तो डायन या चुड़ैल है, या फिर कोई जादूगरनी जो अपने जादू से इतनी खूबसूरत बनी हुई है। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि वह सुंदरी जैसे उसके मन के विचारों को ताड़ गई। वीणा की झंकार जैसे मधुर स्वर में उसने कहा, घबराओ मत अजनबी, तुम यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आप कौन हैं? और आपका यह मायामहल? राजा ने कंपित स्वर में पूछा। अजनबी, मैं दानव की पुत्री हूँ। दानेशी नाम है मेरा। यह मकान मेरे पिता का बनवाया हुआ है। एक राक्षस से युद्ध करते समय मेरे पिता की मौत हो चुकी है। वह राक्षस मेरे रूप का दीवाना है। वह हर हालत में मुझे पाना चाहता है। आठ उसके भय से दिन में तो मैं अदृश्य हो जाती हूँ और रात के समय यहाँ आ जाती हूँ। दानवकन्या ने स्वयं ही अपना परिचय दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तत्पश्चात राजा ने भी अपना परिचय दिया और उस पर कैसी मुसीबत आ पड़ी है, किस परिस्थिति में उसे अपना राज्य छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा है, वह सब उस दानवकन्या को बताया। सुनकर दानवकन्या ने कहा, घबराओ नहीं। जब तक तुम्हारा विपत्ति काल चल रहा है, तब तक यहीं रहो। यहाँ जरूरत की हर सामग्री मौजूद है। ऐसा कहकर वह राजा का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उस चौरस मैदान की ओर उसने कोई मंत्र बुदबुदाते हुए हाथ से कोई संकेत किया। देखते ही देखते पूरा मैदान किसी भव्य राजमहल में परिवर्तित हो गया। खूबसूरत बगीचे, मनोरम फव्वारे, दास दासियां सब न जाने कैसे उस राजमहल में प्रकट हो गए। उस राजमहल के सामने वह मकान बहुत ही साधारण सा लगने लगा। दानेशी उसके हाथ में हाथ डालकर पुनः उसे अंदर ले आई और बड़े प्रेम से उसे पलंग पर बिठाकर बोली, राजन, आपको भूख लगी होगी, पहले भोजन कर लीजिए। बातें तो बाद में होती रहेंगी। ऐसा कहकर दानेशी ने ताली बजाई। ताली बजाते ही न जाने कैसे उस कमरे में भोजन की थालियां लिए अनेक सेविकाएं प्रकट हो गईं। दानेशी ने तब राजा चक्रधर को बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया। भोजन बहुत स्वादिष्ट था।
यद्यपि यह स्वयं राजा था और उसके राजमहल में भी भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती थी, तथापि आज जैसा भोजन उसने न खाया था वह तो इसके आगे कूड़ा था। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया। हुक्के का एक जोरदार कश खींचा और धुआं बुलाखीराम की ओर उछाल दिया। अरे, यह क्या कह रहे हो पटेल जी? धुआं दूसरी ओर फेंको, बुलाखी चिल्लाया। मुझे खांसी उठ आएगी। पटेल मुस्कराए और बोले, मैं यह जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं तू सो तो नहीं गया। अंधेरे में दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा। कुछ देर पहले तक तू हुंकारा भर रहा था, पर अब वह भी बंद कर दिया है, इसलिए मुझे तुझे सचेत करना पड़ा। खैर, यह बता कैसी लग रही है यह कहानी? बहुत ही अच्छी, बेहद दिलचस्प, बुलाखी बोला। आप कहानी जारी रखिए। बुलाखी, राजा चक्रधर और दानेशी का प्रेम प्रसंग काफी लंबा है। तो मैं तुझे संक्षिप्त में बताता हूँ कि वहां रहते रहते दोनों में प्यार हो गया। फिर एक दिन अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी के रूप में वहां रहने लगे। बुलाखी, जैसा कि मानव स्वभाव है, हर मानव अपने जीवन में विविधता चाहता है। एकरसता उसे बोर कर देती है। यही कुछ राजा चक्रधर के साथ हुआ। महीनों तक एक ही स्थान पर रहते हुए वह उकताने लगा। तो एक दिन अपनी पत्नी दानेशी से कहा, प्रिय, तुम्हें तो तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान है। आथ जब चाहे रूप बदलकर अथवा अदृश्य रूप में जहां भी चाहती हो चली जाती हो, किंतु मैं ठहरा एक साधारण मानव। मैं इस निर्जन स्थान में एक ही जगह रहते रहते बहुत उकताहट महसूस करता हूँ। मेरी इच्छा है कि कुछ दिनों के लिए हम निकट के किसी बड़े नगर चलें, साधारण व्यक्तियों की तरह वहां रहें, नए नए लोगों से मिलें, उनके जीवन के विषय में जानें, वार्तालाप के जरिए कुछ उनसे नई बातें सीखें, कुछ अपनी बात उन्हें सिखाएं। कहो क्या विचार है इस विषय में तुम्हारा? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, किंतु तुम पर कोई संकट न आ जाए, दानेशी ने आशंका जताई। कोई संकट नहीं आएगा, और फिर आया भी तो वीरतापूर्वक उसका भी मुकाबला कर लेंगे। इस प्रकार दानेशी को राजी करके राजा चक्रधर उसे इसी शहर में कुछ दिन घूमने के लिए ले आया। 2 दिन खूब आराम से बीते। उन दोनों ने खूब सैर सपाटा किया, नए नए स्थान देखे, ढेरों अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी की। लेकिन तीसरे दिन उनके समक्ष एक संकट आ खड़ा हुआ। हुआ ये कि जब वे दोनों खरीदारी करके एक दुकान से बाहर निकल रहे थे, तो वहां के राजा की नजर उस दानवकन्या पर पड़ गई और वह उस पर मोहित हो उठा। वह घोड़े से नीचे उतरा और दानेशी के समीप पहुंचकर उससे प्रणय याचना करने लगा। यह देखकर राजा चक्रधर को क्रोध आ गया। उसने राजा से कहा कि यह स्त्री मेरी पत्नी है और आपको किसी विवाहिता स्त्री से प्रणय निवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है। बस इसी बात पर उन दोनों में तकरार होने लगी। राजा ने दानेशी का बाजू थामा और उसे खींचकर घोड़े पर बिठाना चाहा, लेकिन तभी उसके पति चक्रधर ने उसका दूसरा बाजू थाम लिया। अब चक्रधर तो दानेशी को अपनी ओर खींचे तो यहाँ का राजा उसे अपनी ओर। दानेशी की स्थिति विषम हो गई। तब उसने अपने तंत्र मंत्र बल का उपयोग किया और देखते ही देखते अदृश्य हो गई। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने कहा, कुछ समझे बुलाखीराम? आज तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। वह स्त्री जो तुम्हारे देखते ही देखते अदृश्य हो गई थी, दानवकन्या दानेशी थी और राजपुरुषों के विषय में तुम जान ही चुके हो। इसलिए खेल खत्म और पैसा हजम। अब लंबी तान कर सो, सुबह उठकर फिर यात्रा करनी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।
दोस्तों, यात्रा में बुलाखीराम ने अगले नगर में जो अजीब बात देखी थी उसका विवरण इस प्रकार है। नगर के बाजार में बुलाखीराम ने देखा कि एक स्थान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ के मध्य दो व्यक्ति खड़े थे, जिनमें से एक तो कोई राजपुरुष प्रतीत होता था और दूसरा कोई निर्धन व्यक्ति। राजसी वस्त्रों में सज्जित पुरुष जवान था और निर्धन व्यक्ति बहुत बूढ़ा। वह राजपुरुष उस निर्धन वृद्ध के पैरों को बार बार छूकर उसके प्रति सम्मान प्रकट कर रहा था। दोनों की ही आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। रात को सोने के समय जब बुलाखीराम ने गंगाराम पटेल से इस विषय में पूछा तो उन्होंने उसे यह कहानी सुनाई। बुलाखी, यहाँ से कुछ कोस के फासले पर एक नगर है रंगपुर। रंगपुर नगर में राजा श्रीपाल का शासन था। राजा श्रीपाल के दो पुत्र थे, जिनमें बड़े का नाम अजय और छोटे का नाम विजय था। उस राजा में वैसे तो अनेक अच्छाइयां थीं, किंतु एक बुराई भी उसके अंदर थी। वह यह समझता था कि उसकी प्रजा के सब लोग उसी के कारण सुरक्षित हैं। वही उनका भाग्य विधाता है। उसी के प्रताप से उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब यह है कि राजा मिथ्याभिमानी हो गया था। एक दिन की बात है। राजा अपने महल में बैठा हुआ था। उसके समीप ही उसके दोनों पुत्र भी बैठे थे। अचानक राजा ने अपने बड़े बेटे से यह प्रश्न पूछ लिया, अजय बेटे, यह बताओ कि किसके प्रताप से तुम्हें अन्न एवं जल प्राप्त होता है? उत्तमोत्तम वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और नाना प्रकार की सुख सुविधा की वस्तुएं तुम्हें किसके भाग्य से मिलती हैं? अजय चाटुकार था। उसने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, ये सब वस्तुएं तो मुझे आपके प्रताप से ही मिलती हैं। आप इन चीजों को देना बंद कर दें तो मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। आपके बिना मेरा अस्तित्व कैसा? आप ही के कारण तो मैं राजकुमार कहलाता हूँ, नहीं तो कोई मुझे पूछे भी नहीं। अजय का उत्तर सुनकर राजा खुश हो गया। फिर उसने विजय से भी यही बात पूछी तो विजय ने कहा, पिताश्री, इस संसार के समस्त प्राणियों को उनके भाग्य के अनुसार ही भोजन पानी और दूसरे सब सुख मिलते हैं। व्यक्ति का भाग्य साथ दे तो वह सफलता की बुलंदियों पर जा पहुंचता है, और यदि भाग्य साथ न दे तो वह पतन के गर्त में जा गिरता है। व्यक्ति के अपने भाग्य से ही उसे सब कुछ मिलता है। भोजन, वस्त्र और विविध प्रकार की सुख सामग्री उसे उसके भाग्य से ही मिलती है। तो क्या जो तुम खाते हो, जो वस्त्र तुमने पहने हैं, जो सुख सुविधाएं तुम्हें मिली हुई हैं, वे सब तुम्हें तुम्हारे भाग्य से ही मिली हैं? राजा ने पूछा। हाँ पिताजी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीजें मुझे मेरे भाग्य से ही मिली हैं। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने गुस्से से कहा, विजय, तुम तो बहुत ही कृतघ्न हो। मेरा दिया खाते हो, मेरा दिया पहनते हो और इसका श्रेय देते हो अपने भाग्य को। तुम मेरे बेटे कहलाने का हक नहीं रखते। निकल जाओ मेरे महल से और कहीं बाहर जाकर अपने भाग्य के सहारे ही अपनी जीविका चलाओ। पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर विजय महल से निकल आया और जीविका उपार्जन के लिए एक दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। राज्य से निष्कासित राजकुमार विजय जब पैदल चलता हुआ बहुत थक गया तो विश्राम करने के लिए एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया। अभी उसे बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने निकट ही कहीं से आती हुई किसी सिंह की दहाड़ सुनी। उसने घबराकर उस दिशा में देखा तो उससे कुछ दूरी पर उसे एक सिंह लड़खड़ाता हुआ उसी की दिशा में बढ़ता हुआ नजर आया। यह देखकर राजकुमार घबरा गया। पहले उसने विचार किया कि जान बचाने के लिए उसे वृक्ष पर चढ़ जाना चाहिए, लेकिन जब उसने दोबारा सिंह की दहाड़ सुनी तो उसके कदम ठिठक गए। सिंह की दहाड़ में क्रोध का भाव न होकर करुणा का भाव था।
विजय ने फिर उस सिंह की चाल पर गौर किया। सिंह बुरी तरह से लंगड़ा कर चल रहा था। उसका अगला एक पंजा जमीन पर पड़ हो नहीं रहा था। यह देखकर विजय के मन में उस सिंह के प्रति दया के भाव पैदा हो गए। घायल सिंह लंगड़ाता हुआ उसी वृक्ष के पास पहुंचकर बैठ गया जिस वृक्ष के नीचे विजय बैठा हुआ था, और वह याचना भरी निगाहों से विजय की ओर देखने लगा, जैसे कहना चाहता हो कि आओ मेरी मदद करो। झिझकता हुआ विजय तब धीरे धीरे सिंह के निकट पहुंचा। उसने दाएं हाथ से सिंह का सिर सहलाया। सिंह को उसके स्पर्श से कुछ राहत सी मिली तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। विजय ने इस बार दोबारा उसकी पीठ सहलाई तो सिंह जमीन पर लेट गया। अब विजय ने उसके घायल पंजे पर ध्यान दिया। सिंह के पैर में एक मोटा कांटा चुभा हुआ था। कांटा इतना बड़ा और सख्त था कि वह पंजे को फाड़कर ऊपर तक निकल आया था। उस कांटे के कारण सिंह का पैर बुरी तरह से सूज गया था। कांटे के कारण पूरा पंजा जख्मी हो गया था और पंजे से रक्त बह रहा था। सिंह की ऐसी हालत देखकर विजय नीचे झुका। उसने सिंह का वह घायल पंजा दाएं हाथ से पकड़ा और अपने दांतों से पकड़कर उस कांटे को एक झटके से बाहर निकाल लिया। राहत मिली तो सिंह की गुर्राहट बंद हो गई और वह आंखें मूंद कर लेट गया। कांटा निकालने के बाद राजकुमार बहुत देर तक सिंह की पीठ और उसके सिर को सहलाता रहा। बुलाखी। ममता की भाषा सभी प्राणी समझते हैं। प्राणी कोई भी क्यों न हो, यदि उसे प्यार दुलार मिले तो वह आदमी का मित्र बन जाता है। उस दिन से वह हिंसक प्राणी सिंह भी राजकुमार का मित्र बन गया। राजकुमार जहां भी जाता वह भी उसके पीछे पीछे चल देता। उसके भय से हिंसक जंगली जीव राजकुमार के पास नहीं फटकते थे। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा सा विराम लिया। हुक्के की नली मुंह से लगाकर 2-3 गहरे कश खींचे और धुआं मुंह से बाहर निकालकर आगे बोले, बुलाखी। अब इस प्रसंग को यहीं छोड़कर मैं तुम्हें एक दूसरा प्रसंग सुनाता हूं जिसका संबंध इसी कहानी से है। रंगपुर राज्य की सीमा से सटा हुआ एक दूसरा राज्य है कर्णपुर। कर्णपुर में राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। इस राजा के कोई संतान नहीं थी। आथ राज्य का प्रधानमंत्री इस राज्य पर अपना अधिकार करने का राजा के विरुद्ध एक कुचक्र रच रहा था। परंतु चूंकि राजा अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय था और नगर की सारी जनता राजा के पक्ष में थी, आथ वह खुलकर उसके विरुद्ध कोई दुस्साहस करने का हौसला नहीं जुटा पा रहा था। दैवयोग से एक दिन उसे राजा के विरुद्ध अपने कुचल को पूरा करने का अवसर मिल गया। उस दिन कर्णपुर का राजा इंद्रद्युम्न अपने थोड़े से सैनिकों के साथ शिकार के लिए वन में गया हुआ था। तभी प्रधानमंत्री अपने साथ अपने पक्ष के बहुत से सैनिकों को लेकर वन में जा घुसा और उसने राजा को घेर लिया। दोनों पक्षों में तलवारें खींच गईं और वे एक दूसरे पर वार करने लगे। राजा बहुत बहादुरी से लड़ा, किंतु जब उसके सभी सैनिक एक एक करके धराशायी होते चले गए तो उसका हौसला टूट गया। मंत्री के सैनिकों ने राजा को बंदी बना लिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ठीक उसी समय जब मंत्री के आदेश से एक सैनिक राजा के वध करने की तैयारी कर रहा था, देवदूत की तरह विजय अपने सिंह के साथ वहां पहुंच गया। क्षणमात्र में ही राजकुमार विजय सब कुछ समझ गया। उसने अपने सिंह को उस सैनिक पर झपटने का संकेत कर दिया। सिंह विद्युत गति से उछला और उस सैनिक के ऊपर जा पड़ा। उसने सैनिक का सिर अपने जबड़े में दबाकर उसे झिंझोड़ना शुरू कर दिया। सिंह के आकस्मिक आ पहुंचने से मंत्री के सैनिकों में घबराहट फैल गई और वे जान बचाने के लिए भाग छूटे। जब मंत्री भी भागने लगा तो राजकुमार विजय ने उसे पीछे से थाम लिया। उसने सिंह के जबड़ों में फंसे सैनिक की तलवार उठा ली और उससे मंत्री के मुंह पर लगा हुआ नकाब फाड़ दिया। नकाब फटते ही मंत्री का चेहरा उजागर हो उठा।
यह देखकर राजा इंद्रद्युम्न स्तब्ध रह गया। विजय ने मंत्री के सीने पर अपनी जलवार अड़ासी रखी थी। आथ राजा ने आगे बढ़कर मंत्री की तलवार उसके हाथ से जोन ली और उसे निहत्था करके उसकी मुश्कें कसकर एक ओर को डाल दिया। अब राजा इंद्रद्युम्न राजकुमार विजय की ओर मुखातिब हुआ। उसने राजकुमार से कहा, बेटा तुम कौन हो और इस सिंह के साथ कैसे रहते हो? राजकुमार विजय ने तब राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई। राजकुमार के द्वारा पूछाने पर राजा ने भी अपने बारे में सारी बातें बता दी। राजा ने विजय से कहा, बेटे अब सारी चिंता छोड़ दो। मैंने अब से तुम्हें अपना बेटा मान लिया है। आथ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजकुमार सहमत हो गया और राजा के साथ मंत्री को सिंह की पीठ पर लादकर कर्णपुर नगर में चला आया। नगर निवासियों ने जब मंत्री को बंदी हालत में सिंह की पोठ पर लदे हुए देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, लेकिन बाद में जब उसकी गद्दारी की बात मालूम हुई तो सभी उसकी हरकतों पर उससे घृणा करने लगे। बुलाखी। बाद में राजा इंद्रद्युम्न ने मंत्री के षड्यंत्र में शामिल सभी सैनिकों का पता लगवाया और मंत्री के साथ साथ उन्हें भी कारागार में डलवा दिया। उसने एक बहुत बड़ा दरबार सजाया और विजय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजकुमार विजय आनंद से अपने दिन व्यतीत करने लगा। अब सुनो रंगपुर का हाल। अपने बेटे विजय को राज्य से निष्कासित कर देने के बाद राजा श्रीपाल को पश्चाताप होने लगा। उन्हें अपने मिथ्याभिमान पर भी अफसोस होने लगा। इसी गम में राजा बीमार रहने लगा। राजा की इस स्थिति का फायदा उठाया उसके एक पड़ोसी राजा ने, जो राजा श्रीपाल से शत्रुता रखता था।